मेरी बेटी 13 साल की थी और उसको शादी का बहुत शौक था। स्कूल से घर आते ही कहती, अम्मा मेरी जल्दी शादी कर दे, मुझसे रहा नहीं जाता। मैं परेशान हो जाती। एक रात उसके कमरे में छुप गई। सामने का मंजर देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए, क्योंकि मेरी बेटी मेडिकल की स्टूडेंट थी। बेटी हर हफ्ते मुझसे फटकड़ी मंगवाती और मुझे कहती, टीचर ने फटकड़ी पर एक तजर्बा करने को कहा है, वो करती हूँ। एक दिन पड़ोस की लड़की जो मेरी बेटी की क्लास फेलो थी मुझे कान में कहने लगी, आंटी एक रात अपनी बेटी के कमरे में सोना, तुम्हें इसके राज का पता चलेगा। अगली रात मैं छुपकर बेटी के बेड के नीचे लेट गई। अगले लम्हे मेरी जान निकल गई जब बेटी ने वो फटकड़ी। मेरा नाम कलसूम है। मैं गरीब घराने से तल्लक रखती हूँ। मेरी जहाँ शादी हुई थी मेरे ससुराल वाले इतने खाते पीते घराने से नहीं थे, और शादी के 1 साल बाद अल्लाह पाक ने मुझे एक बेटी से नवाजा। मेरे शौहर और मेरी दिली ख्वाहिश थी कि हम अपनी बेटी को पढ़ाए लिखाएं, लेकिन किस्मत का कुछ और ही लिखा था। हम गरीब लोग थे और इस गुर्बत में रोटी ही बस पूरी होती थी, लेकिन हमने उसे अपने ख्वाब छीनने की इजाज़त नहीं दी है। इसलिए हम दोनों मियाँ बीवी इंतहाई गरीब होते हुए भी अपनी इकलौती बेटी को डॉक्टर बनाने का ख्वाब देख लिया था, और अब हम इसे जहाँ तक मुमकिन हो रहा था अपनी बेटी को पढ़ाई पर रुपया रुपया खर्च कर रहे थे। जिस तरह हम दोनों मियाँ बीवी को यह शौक था कि हमारी बेटी डॉक्टर बन जाए, उसी तरह हमारी बेटी की भी ये दिली ख्वाहिश थी, और जिसके लिए वो बचपन से ही दिन रात एक एक करके मेहनत कर रही थी, बहुत दिल लगा कर पढ़ती थी। हमारा टूटा फूटा 1-2 कमरों का कच्चा मकान था। एक कमरे में ही दोनों मियाँ बीवी होते और दूसरे कमरे में बेटी होती। अक्सर औकात बेटी के कमरे की लाइट सारी सारी रात जलती रहती, और हमारा ख्याल था कि उसकी पढ़ाई इतनी मुश्किल है और इतनी ज़्यादा होती है कि उसे रात रात भर जागना भी पड़ता है। और अपनी बेटी को इस तरह सख्त मेहनत करते देखकर हमें उस पर बहुत फ़ख्र होता। एक तो हम गरीब थे और दूसरा हम सिर्फ अमीरों वाला ख्वाब देखा था बेटी को पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाने के लिए, बल्कि इसके साथ ही साथ हम इसके लिए मेहनत मजदूरी भी कर रहे थे, और अपनी बेटी पर भरोसा करते हुए उसे कॉलेज आने जाने की इजाज़त भी दे रखी थी। इसलिए लोगों की बातें भी फिर हमें सुननी पड़ रही थी, और ये बातें तो सबसे पहले मेरी सास ससुर और फिर मेरे जेठ और जेठानी ने शुरू की थी। लेकिन मुझे और मेरे शौहर को किसी की बातों की कोई परवाह नहीं थी, और जब दूसरे लोग हमारे पाबंद नहीं हैं और हमसे पूछ कर अपनी ज़िंदगी और अपनी औलाद के बारे में फ़ैसला नहीं करते, तो फिर हमें क्या पड़ी थी कि हम लोगों की बातों में आकर अपना फ़ैसला तब्दील करते, या उनकी बातों की डर से अपनी इतनी ज़हीन मेहनती और काबिल बेटी को घर की 4 दीवारी में कैद करके रखते। आखिर लोग बातें भी तब करते हैं कि आखिरकार थक कर हार कर एक दिन खामोश होकर बैठ जाते हैं, और जब हमारी बेटी डॉक्टर बन जाएगी तब यही लोग फ़ख्र से कहते हैं कि हमारी भतीजी है डॉक्टर बनी है। मेरे जेठ और जेठानी कहेंगे कि हमारी भतीजी अपनी मेहनत से बनने वाली एक काबिल डॉक्टर हैं, और सास भी फ़ख्र से कहेगी कि माशाल्लाह उनकी पोती एक डॉक्टर है। जब भी हम बेटी के मेडिकल की तालीम का खर्च और लोगों की बातें बर्दाश्त करते करते थक जाते थे, तो यही छोटी छोटी बातें एक दूसरे से करते, और मासूम तसव्वुरात खुशियाँ हम दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे से बांटते, एक दूसरे का हौसला बढ़ाते और दम तोड़ती हुई उम्मीदों को सहारा देकर जवान करते थे। आखिरकार हमारी दुआएं और हमारी बेटी की मेहनत रंग ले आई थी, और उसका मेडिकल में सिलेक्शन हो गया था। उस रोज़ हमने पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी थी। अब 4 साल का मज़ीद तब्दील थी। उसके बाद हमारी बेटी ने काबिल डॉक्टर बन जाना था, लेकिन एक मसला ये था कि मेडिकल कॉलेज दूसरे शहर में था, और हम रोज़ रोज़ रिक्शों का इतना ज़्यादा किराया नहीं दे सकते थे। एक बड़ी परेशानी की बात थी। आखिरकार ज़्यादा सोच और विचार के बाद अपनी बेटी के उस्तादों के मशवरे से ये हल निकल आया कि हमारी बेटी कॉलेज के हॉस्टल में रहेगी और 15 दिन की छुट्टी पर घर आ जाया करेगी। इस तरह रोज़ रोज़ के कॉलेज जाने का मसला भी हल हो जाएगा, और मेरी बेटी अपनी तालीम पर भी पूरी तवज्जो दे सकेगी। आखिर 4 साल की ही तो बात है, बस फैसला हो गया, और मेरी बेटी हॉस्टल में रहकर पढ़ने लगी, और 15 दिन के बाद हॉस्टल से घर आ जाती, और इतवार का दिन हमारे साथ गुजारने के बाद सोमवार को सुबह फिर वापस चली जाती। इसी तरह से मेरी बेटी का मेडिकल का पहला साल खैर व आफियत से गुजर गया, और मेरी बेटी मेहनत और लगन से पढ़कर कामयाबियां समेटती रही। लेकिन जैसे ही चंद छुट्टियों के बाद उसकी तालीम का सिलसिला फिर से शुरू हुआ, तो हॉस्टल से वापस आने के बाद मेरी बेटी ने एक अजीब हरकत करना शुरू कर दी। वो जब भी छुट्टी पर एक दिन के लिए घर आती तो वो मुझसे कहती
کہ ماں مجھے بازار سے تھوڑی سی پٹکڑی لا دو۔ جب میں اسے یہ کہ پٹکڑی کا کیا کرنا ہے تو وہ ہر بار یہی کہتی کہ استاد نے پٹکڑی پر ایک تجربہ کرنے کو کہا ہے، مجھے وہی تجربہ کر کے کالج لے آنا ہے۔ میں بیٹی کی یہ بات مان لیتی اور اسے پٹکڑی لا کر دے دیتی۔ تقریباً 3 مہینے تک یہی سلسلہ رہا، اور جب چوتھے مہینے میں بھی بیٹی نے یہی روٹین رکھی تو مجھے پریشانی سی ہوئی۔ آخر ایسا کون سا تجربہ تھا جو پچھلے 3 مہینے سے پورا نہیں ہو رہا تھا؟ وہ کیسا استاد تھا کہ ہر ہفتے ایک ہی کام دیتا تھا، لیکن پھر یہ بھی سوچتی کہ ہو سکتا ہے کوئی کام ہوتا ہو۔ آخر مجھ جیسی 5 جماعتیں پاس کو کیا پتہ میڈیکل اور میڈیکل کی پڑھائی کیسے ہوتی ہے، لیکن چونکہ دماغ میں سوال نے سر اٹھا لیا تھا، اس لیے اس بار بیٹی آئی اور اس نے پھر سے تجربہ کا کہا۔ پٹکڑی منگوائی تو میں نے اسے پوچھ ہی لیا کہ یہ 15 دن تمہیں ایک ہی یہی کام کیوں ملتا ہے؟ میرا سوال سن کر پہلے تو میری بیٹی کچھ دیر تھوڑا سا گھبرا گئی، اور پھر خود کو سنبھالتے ہوئے بولی کہ ماں یہ کام ہمیں آخر تک ملتا رہے گا جب تک وہ سارا کام ٹھیک نہ ہو جائے، اور پٹکڑی پر کرنے والا تجربہ ہر بار کچھ غلط ہو جاتا ہے، اور استاد کہتے ہیں کہ تجربہ ناکام رہا، اس لیے جب تک تجربہ کامیاب نہیں ہو جاتا تب تک یہ کام ملتا رہے گا۔ میری بیٹی کے اتنے لمبے سارے جواب نے میری تسلی کروا دی اور میرے دل سے سارے شک اور سارے سوالات ختم کر دیے۔ میں نے خوشی خوشی بیٹی کو پٹکڑی لا کر دے دی۔ ایک رات گھر میں گزارنے کے بعد میری بیٹی واپس ہاسپٹل چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد پیچھے سے میں نے اس کے کمرے کی جب صفائی کی تو وہاں ایک چیز دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ مجھے اپنی بیٹی پر بہت بھروسہ تھا، لیکن اب وہ چیز دیکھنے کے بعد میرا اپنی بیٹی پر آنکھیں بند کر دیا جانے والا بھروسہ اتنا نہیں رہا تھا۔ آخر کچھ تو ایسا تھا جو میری بیٹی مجھ سے چھپا رہی تھی، لیکن کیا چھپا رہی تھی یہ میری سمجھ میں بالکل نہیں آ رہا تھا۔ اور پھر یہ سوال بھی پیدا ہوتا تھا کہ آخر جو کچھ بھی تھا اسے چھپانا کیوں پڑ رہا تھا؟ میرا دل کی طرح کے ہمواں اور اندیشوں کا شکار ہو رہا تھا، اور مجھے بہت ہی برے خیال ستا رہے تھے۔ میں نے اپنا کام وہیں پر چھوڑ دیا اور بیٹی کے کمرے سے وہ چیز اٹھا کر باہر نکل آئی اور سوچنے لگی اب حقیقت کا کیسے پتہ لگاؤں۔ بیٹی سے تو پوچھ نہیں سکتی کیونکہ وہ کبھی بھی مجھے سچ نہیں بتاتی۔ پھر دوسرا ایسا کون سا راستہ تھا جہاں سے مجھے معلوم ہو جاتا اور میرے دل کو تسلی ہو جاتی، میرے سارے وہم دور ہو جاتے۔ سوچتے سوچتے اچانک میرے ذہن میں یہ خیال آیا اور خوش ہو گئی، مجھے یہاں سے حقیقت معلوم ہو سکتی تھی۔ میں فوراً سے اٹھی، اپنی چادر لی اور گھر سے باہر نکل آئی۔ میرا رخ مین ڈور کی طرف تھا جہاں پر ایک لائن میں بڑے بڑے پیارے سے پکے گھر بنے ہوئے تھے۔ میں نے ان میں سے سکن رنگ کے دروازے پر دستک دی اور اندر چلی گئی۔ ایک چودھری صاحب کا گھر تھا۔ ویسے یہ بہت سخی تھے اور اس کی سخاوت کی وجہ سے اللہ نے بھی انہیں بہت نوازا تھا۔ ان چودھری صاحب کی ایک بیٹی جو میری ہی بیٹی کے ساتھ تھی، وہ بھی ڈاکٹر بن رہی تھی اور اسی میڈیکل کالج میں پڑھتی تھی جہاں میری بیٹی پڑھ رہی تھی، لیکن یہ ہاسٹل میں نہیں رہتی تھی بلکہ روزانہ ہی آتی جاتی۔ چودھری صاحب روزانہ خود اپنی گاڑی میں اپنی بیٹی کو لاتے اور لے جاتے۔ میں چودھری صاحب کے گھر گئی اور ان کی بیٹی سے ملی۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے مجھے پہچان لیا کہ میں ایک بار پہلے بھی بیٹی کی کچھ کتابوں کے ادلے بدلے کے سلسلے میں یہاں آ چکی تھی، اور مجھے پہلی بار میری بیٹی نے ہی ان کے گھر دکھایا تھا۔ اس کی بیٹی میرے پاس آ کر بیٹھی تو میں نے اسے اپنا مسئلہ بتایا۔ اس نے بہت ہی تحمل سے میری بات سنی اور جیسے ہی میری بات مکمل ہوئی وہ پریشان ہو گئی۔ میں نے اسے اپنے ہاتھ میں پٹکڑی وہ چیز بھی دکھائی جو مجھے بیٹی کے کمرے سے ملی تھی۔ چودھری صاحب کی بیٹی نے اس کو بہت غور سے دیکھا اور پھر مجھے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگی، آپ فکر نہ کریں، وہ کالج میں میری بیٹی پر نظر رکھے گی اور اس کی ساری سرگرمیوں پر مجھے آگاہ کر دے گی۔ میں نے اسے بھی بتایا تھا میری بیٹی ہر 15 دن بعد مجھ سے یہ کہہ کر پٹکڑی منگواتی ہے کہ اسے کوئی پریکٹیکل کرنا ہے۔ اسے یہ سن کر بھی حیرانگی ہوئی اور وہ کہنے لگی، انہیں ایسا تو کوئی کام نہیں ملتا۔ اب تو میرا شک یقین میں بدل گیا تھا کہ کچھ نہ کچھ تو غلط ضرور ہے، اور میری پریشانی میں ایک دم اضافہ ہو گیا تھا۔ اگر میری بیٹی پڑھائی سے ہٹ کر غلط کاموں میں پڑ گئی تھی تو پھر یقیناً بدنامی اور رسوائی کے ساتھ ہی لوگوں کے تانے بھی ہمارے گھر تک پہنچنے والے تھے۔ میری غیر حالت دیکھ کر چودھری صاحب کی بیٹی نے مجھے تسلی دی اور کہا کہ میں فکر نہیں کروں، وہ ضرور اصل بات معلوم کر لے گی، اور اگر کوئی غلط بات ہوئی تو میری بیٹی کو باز رکھنے کی بھی کوشش کرے گی۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ میں وہ چیز وہی واپس بیٹی کے کمرے میں رکھ دوں جہاں سے وہ مجھے ملی تھی، تاکہ میری بیٹی کو یہ شک نہ ہو ہمیں کسی بات کا علم ہو گیا ہے۔ میں نے ایسا ہی کیا اور گھر آ کر اب دن رات میرا ایک ہی کام تھا، بس اپنے رب سے خیر کی دعائیں مانگنا۔ اس کے ساتھ مجھے بہت ہی بے چینی سے 15 دن گزارنے کا انتظار تھا۔
कब हॉस्टल से छुट्टी होती और मेरी बेटी घर आती तो मुझे कुछ ना कुछ मामले की खबर तो होती। खुदा खुदा करके वक्त गुजरता ही गया और जुम्मे की शाम मेरी बेटी 2 दिन की छुट्टी पर घर रहने आई। मैंने अपनी बेटी के सर से पांव तक तफसीली जायज़ा लिया। मुझे किसी किस्म का कोई तब्दीली और इसका अंदाज नज़र ना आया। वो बिल्कुल पहले ही जैसी थी, उसका रवैया भी पहले जैसा ही था। कुछ भी ऐसा नहीं था जो मुझे वहम में डालता। लेकिन मैं अभी क्या करती जब से बेटी के कमरे से वो चीज़ मिली थी। मेरे दिल में शक का वबाल आ गया था। बेटी ने फिर से हस्बे मामूल ये कहकर फटकड़ी मंगवाई कि उसे कोई तजर्बा करना है। मैंने भी कुछ जहर किए बिना उसे फटकड़ी ला कर दे दी और ख़ुद मैं खामोशी से चौधरी साहब की बेटी का इंतज़ार करने लगी, क्योंकि उसने कहा था कि जब मेरी बेटी हॉस्टल से वापस आएगी तो वो मेरे घर आएगी। जो सारी बात उससे दौरान मालूम हुई वो मुझे बताएगी। इतवार के दिन तकरीबन दोपहर 1 बजे के करीब चौधरी साहब की बेटी हमारे घर थी। मेरी बेटी सो रही थी। उसने मुझसे कहा था कि मुझे मेरी बेटी को जगाने की ज़रूरत नहीं है। वो मेरे पास बैठ गई और जो कुछ उसने मुझे बताया उसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने अपनी बेटी की ऐसी परवरिश और ऐसी तरबियत तो बिल्कुल भी नहीं की थी, फिर वो इस रास्ते पर कैसे चल पड़ी थी। मैं हैरान और परेशान सोच में गुम थी, लेकिन अब तो पानी सर से ऊपर हो चुका था। मेरी बेटी जिस रास्ते पर चल पड़ी थी वो दुनिया में तो बदनामी और ज़िल्लत का बाइस था, इसमें आखिरत की 100% बर्बादी थी। मैं वहीं सर पकड़ कर बैठ गई। मुझे इस तरह परेशान और बेहौसला देखकर इस बच्ची ने कुछ तसल्ली दी और मेरे कान में बोली, आंटी आप इस तरह परेशान नहीं हों, बल्कि इस मसले का हल सोचें और ऐसा करें कि एक रात छुपकर अपनी बेटी के कमरे में सोएं और देखें कि वो रात को क्या करती है। इसी तरह आप हकीकत को अपनी आंखों से देख लेंगी और ये भी बेहतर जान सकेंगी कि आखिर इस मसले से अपनी बेटी को किस तरह निकालें। मैंने चौधरी साहब की बेटी की बात मानी और आज शाम को तो मेरी बेटी ने हॉस्टल वापस जाना था, इसलिए मुझे फिर से 15 दिन का इंतज़ार करना था और मैं इंतज़ार करने लगी। अगले 15 दिन बाद जब मेरी बेटी घर रहने आई तो उस रात मैं छुपकर बेटी के कमरे में चली गई और अगले ही लम्हे मेरी जान निकल गई। मैं जो पिछले इतने दिनों से दुआएं कर रही थी, जो कुछ भी मुझे चौधरी साहब की बेटी ने बताया था वो सब झूठ हो और मुझे अपनी आंखों से कोई ऐसा मंजर ना दिखाई दे जो इन सब बातों को सच साबित करे। लेकिन अफसोस के मेरा कोई भी दवा कबूल नहीं हुई थी और जानलेवा सच्चाई मेरी नज़रों के सामने साबित हो गई थी। मैंने वो रात बहुत अजियत में गुजारी। वो जो चौधरी साहब की बेटी ने कहा था कि मुझे कोई ना कोई हल मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। उल्टा मेरी पहले की अकल समझ भी जा रही थी। लेकिन ये बात भी गनीमत थी कि अभी मेरे शौहर को इस सारे हिस्से का इल्म नहीं था। एक बात तो मैंने जान ही ली थी कि अब मेरी बेटी कभी डॉक्टर नहीं बन सकती थी, लेकिन जिस दलदल में वो गिरती जा रही थी वो शायद उससे निकल भी नहीं सकती थी। मैंने ये फैसला किया कि मैं अपने शौहर से इस सारे मामले को पोशीदा ही रखूंगी और चौधरी साहब की बेटी से दरख्वास्त करूंगी कि जहां ने उसने सच्चाई ढूंढने में मेरी मदद की है और मुझे सच से आगाह किया है, उसी तरह वो मेरी बेटी को इस दलदल से निकाले, मेरी मदद करे। अगले दिन मैं फिर से चौधरी साहब के घर मौजूद थी। मैंने रोते हुए चौधरी साहब की बेटी से इल्तिजा की कि वो मेरी मदद करे ताकि मैं अपनी बेटी को बचा सकूं। वो एक समझदार लड़की थी और जानती थी कि जिस दलदल में मेरी बेटी फंस चुकी थी, अगर उसे वहां से ना निकाला जाता तो उसकी मौत भी मुमकिन थी। और कई लड़कियां इस दलदल में धंस चुकी थी और अकेले ये मुमकिन नहीं है कि इसकी मदद की जाए। इन्हें इस दलदल से निकाला जाए और इन्हें सही और गलत की तमीज़ सिखाई जाए। इसलिए हमारे पास एक ही रास्ता था। इस सब में हमें एक बड़े और बाख्तियार इंसान की मदद की ज़रूरत थी और हमारे सामने इस वक्त चौधरी साहब के अलावा और कोई नहीं था। इसलिए मैंने और उनकी बेटी ने हिम्मत करते हुए उनसे बात करने का फ़ैसला किया और उनके पास जाकर उन्हें यहाँ तक सारे मामला से आगाह किया। चौधरी साहब सुनते ही तौबा इस्तग़फ़ार करते हुए कानों को हाथ लगाने लगे और नाराज़गी का इजहार करने लगे। मुझे खदशा पैदा हुआ कि कहीं चौधरी साहब मदद करने से इनकार ही ना कर दें, लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी और चौधरी साहब के दिल में भी अल्लाह ने रहम डाल दिया था, इसलिए वो मदद करने पर आमादा हो गए। मामला गंभीर था और बहुत से घरों की इज्जत जुड़ी हुई थी, इसलिए इस मामले का हल भी खामोशी से ही करना था। इसलिए चौधरी साहब ने सबसे पहले अपने असदर सूख को देखना शुरू किया और फिर अपने जानने वाले एक पुलिस के आला अहदेदार को फ़ोन किया और इन्हें सारी बात बताते हुए अपने तौर पर मसले की तफ्तीश करने की दरख्वास्त की। पुराने तल्लुकात का पास रखते हुए वो पुलिस का अहदेदार मान गया और अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए उसने सारे मामले की तहकीक करवाई
और नतीजे में रोंगटे खड़े कर देने वाले इंकशाफात हुए थे कि दिल कांप गए। चौधरी साहब ने अपनी बेटी को भी इस कॉलेज से निकलवाया और दूसरी जगह दाखिल करवाया। बाज़ाहिर एक तालीमी अदारा नजर आने वाली ये इमारत हरगिज़ इस काबिल नहीं थी कि शरीफ लोग यहाँ अपनी बेटियां पढ़ाने के लिए भेजते, और चौधरी साहब भी एक शरीफ और इज़्ज़तदार इंसान थे और उन्होंने वही किया था जो एक इज़्ज़तदार इंसान को करना चाहिए था। पुलिस ने किसी भी फर्द का नाम आए बगैर अपने तौर पर मुकम्मल तहकीकात करके एक मंसूबा केस कॉलेज की इंतज़ामिया और दूसरे के खिलाफ तैयार किया था कि कोई भी मुजरम बचकर ना जा सके, और जो कौम के जवानों को गमराही और बेराही का शिकार करे उनके लिए माफ़ी की कोई गुंजाइश होनी भी नहीं चाहिए। मेरी बेटी भी अब कॉलेज से घर वापस आ गई थी। मैंने बेटी को कॉलेज से निकलवाया था और अब चूंकि मामला ज़्यादा देर तक छुपा हुआ नहीं रह सकता था, इसलिए मैंने अपने शौहर को भी बेटी के घर आने के दूसरे दिन ही सारे मामला से आगाह कर दिया था, जिसे सुनकर अफसोस की शिद्दत से मेरा शौहर चंद लम्हे तो कुछ बोल ही नहीं सका, और जब उसके हवाज थोड़े बेहाल हुए तो उसने तैश में आकर बेटी को मारना पीटना शुरू कर दिया। वो तो पहले ही मंशियत के इस्तेमाल से आधा मुई हुई थी, मार को सह ना सकी और बेहोश होकर गिर गई। मेरा शौहर इतनी शदीद गुस्से में था कि वो बेटी को माफ़ करने पर तैयार ही नहीं था। इसलिए जब से मैंने उसे कहा कि बेटी की तबीयत ठीक नहीं है, उसे अस्पताल लेकर चलते हैं, तो वो मुझ पर भी गुस्सा करने लगा। लेकिन औलाद आखिर औलाद ही होती है, और हमारी तो इकलौती बेटी, इसलिए ज़्यादा देर दिल पत्थर नहीं कर सका और हम इलाज के लिए बेटी को शहर ले आए। यहाँ पर एक बार फिर चौधरी साहब ने अखलाक की मदद के साथ साथ हमारी बहुत ज़्यादा माली मदद भी की, और आहिस्ता आहिस्ता हमारी बेटी शहज़ाब होने लगी और वो हम दोनों से शर्मिंदा थी और रो रो कर हमसे माफ़ी मांगती। लेकिन हम तो माँ बाप थे, हमने उसे माफ़ी मांगते से पहले ही उसे माफ़ कर दिया था। लेकिन उसका क्या फ़ायदा था, मुस्तकबिल तो तबाह हो ही चुका था, हमारा ख्वाब चकनाचूर हो गया था। हमारी बेटी कभी डॉक्टर नहीं बन सकती थी, इस पर खर्च करने के लिए हमारे पास मज़ीद रकम नहीं थी, और ना ही हमें अब पहले जैसा एतबार था। दरअसल जब मैंने अपनी बेटी के कमरे की सफाई की तो मुझे रोज़ सफाई करते वक्त कुछ पुड़िया नज़र आई। आखिर ये सब क्या था, वो कहाँ से आया था, क्योंकि मैंने तो अपनी बेटी को कभी ये सामान खरीद कर ही नहीं दिया था। लेकिन उसे खोल कर देखते ही मेरे होश उड़ गए। वो सारी मंशियात की पुड़िया थी और खोल कर देखने पर वो पटकड़ी ही लगती थी। मंशियात का मेरी बेटी से क्या काम था, ये भी मेडिकल की पढ़ाई में किसी तजर्बे के लिए चाहिए होती है। बस यही पूछने और अपने दिल की तसल्ली के लिए मैं चौधरी साहब की बेटी के पास चली गई। लेकिन उसने मुझे बताया कि मंशियात तो क्या, इन्हें तो कभी पटकड़ी की भी ज़रूरत नहीं पेश आती थी। इसलिए मेरी परेशानी में इजाफा हो गया और मुझे परेशान देखकर चौधरी साहब की बेटी ने मुझसे वादा किया कि वो मुझे असल बात पता करके देगी। और फिर जब उसने मेरी बेटी का पीछा किया और सराख लगवाया तो जो ये बात उसे मालूम हुई वो उसने मनोमन मुझे बता दी, और साथ ही ये भी बताया कि मुझे छुप कर देखना चाहिए कि आखिर मेरी बेटी फटकड़ी का करती क्या है। दरअसल मेडिकल कॉलेज की इंतज़ामिया अपने नीचे होने वाली मंशियत के धंधे से बेखबर थी, और अफसोस की बात यह थी कि हॉस्टल के वार्डन और कॉलेज के चंद उस्ताज़ा के साथ चौकीदार भी इसमें मुलव्वस थे। वो खुलेआम कॉलेज में मंशियात बेचते भी थे और तालबत को मंशियात की लत लगा दी थी। उनका टारगेट ज़्यादातर लड़कियां भी होती थी, जिन्हें फिर नशे में बेइज्जत करके वो उनसे जिस्म फरोशी भी करवाते थे। मेरी बेटी भी इनके हत्थे चढ़ गई थी। शुरू में तो उन्होंने इस पैसे का लालच भी दिया था और मेरी बेटी लालच में आ गई, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता वो रकम देने के बजाय हथियाने लगे थे। अब मेरी बेटी को नशे की लत लग चुकी थी और वो अब नशे के बगैर रह नहीं सकती थी, इसलिए वो इनके झांसे में आती गई और अपने हाथों से अपनी ज़िंदगी बर्बाद करती रही।